जय हिंद दोस्तों। दरअसल ये एक टॉपिक मैं अभिषेक मिश्रा जी के साथ डिस्कस कर रहा था। तो डॉक्टर साहब से जब बातचीत हो रही थी तो असलियत में टॉपिक था आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान। अब प्रॉब्लम ये थी कि आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान ढूंढने निकले थे तो कहीं ना कहीं वहां पर आइडेंटिटी ऑफ इंडिया जो है वो भी इस्टेब्लिश हो गया कि भाई इसको भी ढूंढा जाए। तो प्रॉब्लम ये आई कि असलियत में वो वीडियो जो है वो आइडेंटिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स और फिर उसके बाद आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब या तो मैं उसे एक ही पार्ट में डाल देता, लेकिन नहीं, मैंने इसीलिए इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी इस पार्ट में हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंडियन मुस्लिम्स, कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम इंडियन नहीं है या उनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं भारतीयता से जुड़ती हुई नजर नहीं आ रही। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं। तो पहला ये जो वीडियो है ये हमारा इसी टॉपिक पर है कि मुस्लिम्स आर सेइंग आई एम नॉट इंडियन, क्यों, वाई। और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा वाई पाकिस्तान ओनली आइडेंटिटी इज आई एम नॉट हिंदू। तो ये टॉपिक पहला इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, आइए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। आज दोबारा से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। यकीन मानिए पहली बार जब वो हमारे चैनल पर आए थे वहीं से तूफान मच चुका था। और मैं पहले दिन से जानता था कि भाई तूफानी व्यक्ति अगर आएंगे तो तूफान तो मचेगा ही मचेगा। अब मामला यहाँ पर ये है कि हमारे जो अभिषेक जी हैं उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था वैसे ही, और मैंने भी क्वेश्चन मैं पाकिस्तान के ऊपर डिस्कस कर रहा था तो भाई साहब ने एक लाइन बताई कि ओनली आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान इज आई एम नॉट इंडिया एंड इंडियन। जब भाई साहब ने ये बताई तो मैंने कहा भाई साहब प्लीज एक्सप्लेन। तो सर ने कहा एक्सप्लेन, हाँ करने लगे। मैंने कहा नहीं, यूट्यूब पर। तो हमें पता लगना चाहिए कि अल्टीमेटली ओनली आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान इज आई एम नॉट इंडिया। ये क्या है, कैसे है? क्योंकि मेरे हिसाब से अब ये कब बन चुका है केस स्टडी। एक एंटरटेनमेंट हमारे आम हिंदुस्तानी के लिए है, वो ये पीछे मुड़कर देख रहा है कि हमारे साथ उसी दिन 1947 में जो देश आजाद हुआ था आज वो कहां रह गया, और मैं आज कहां हूं, और मुझे अगले 50 साल या 20 साल या 10 साल कहां देखना है। पीछे अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान खड़ा है जिससे डरना चाहिए, क्योंकि उसने कुछ ऐसी गलतियां की जो हमारे जो पुरखे थे या हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने नहीं की। आज हिंदुस्तान वहां खड़ा हुआ है, उसमें आप ये कह सकते हो हमारा इतिहास, संस्कृति। लेकिन भविष्य हमारा क्या चाइना जैसा हो सकता है, या हमें चाइना से आगे निकलकर अमेरिका को पछाड़कर जो एक विश्व गुरु का हमारा एक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है। लेकिन जब तक हम अपनी केस स्टडी फ्यूचर वाली और जो हमारे पीछे रह गया उसकी दोनों की नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता हम आगे कोई गलती करने से बच पाएंगे। चाइना ने जो गलतियां की, चाइना की एक आदत थी, यूएसएसआर ने जो गलतियां करी वो चाइना ने नहीं करी, कैपिटलिज्म को लेके या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके। वही चीज जो चाइना गलतियां कर रहा है वो इंडिया बचने की कोशिश कर रहा है हर कदम पर। लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो कुछ तो ऐसा रहा होगा जो हम लोगों ने गलती नहीं करी। क्या कहीं वो आज तो नहीं कर रहे? इस चीज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए डॉक्टर साहब ने जो समय निकाला उसके लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के साथ साथ मुझे भी, हम इस चीज के ऊपर जो डिस्कस कर रहे हैं कि आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान, पहले वहां से शुरू करेंगे, फिर वो कैसे आई एम नॉट इंडिया तक जाती है। सर, ओवर टू यू। थैंक यू हरी जी, आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आप अगर मैं कई देशों में रहा, ये मेरा एक सौभाग्य है। रिसर्च करने के लिए मैं इजराइल गया, मैं प्रोफेसर बन के कजाकिस्तान गया। मुझे इजराइल गवर्नमेंट ने पैलेस्टाइन का दौरा करवाया था, हम थे और 2-3 और लोग थे, हम लोग का पेपर सेलेक्ट हुआ था उसमें, वर्कशॉप ऑन टेररिज्म पे। तो उस दौरान मुझे कई चीजें, अरबिक मुस्लिम से बात करने का मौका मिला, जूस से बात करने का मौका मिला। फिर मैं कजाकिस्तान जब सेंट्रल एशिया गया तो वहां पे मुझे सेंट्रल एशियन मुसलमानों से बात करने का मौका मिला। तो एक चीज मुझे बड़ी स्ट्राइकिंग लगी कि मैं
हिंदू फेथ का था और मैं कजाकिस्तान में था, तो मैं बड़ी ओपनली बोलता था सबसे। हालांकि उस आपको कोई ऐसा है वो नहीं है कि हर जगह पे हिंदू दिख रहे हो, लेकिन जब मैं लोगों को बताता था मैं इंडिया से हूं और मैं हिंदू हूं, वो उनके में हेट्रेड नहीं है बल्कि एक एक्सेप्टेंस है, एक रेवरेंस है। वो पसंद करते हैं डिस्पाइट कि वो सेंट्रल एशियंस हैं, वो मोस्टली मुस्लिम्स हैं एंड ऑल दैट, वो है। बट उनके अंदर हेट्रेड नहीं दिखा मुझे, बल्कि एक रेवरेंस दिखा, एक आत्मीयता दिखी, एक सम्मान दिखा कि आप भारत से हैं और हिंदुइज्म को हैं। बल्कि मुझे याद है मेरी एक वो थी रिसेप्शनिस्ट थी यूनिवर्सिटी में, वो मुस्लिम थी, कजाक थी, तो वो तो बहुत ही ज्यादा कि मुझे हिंदुइज्म बहुत पसंद है और ये मतलब वो बताती थी, जबकि मुस्लिम थी, उनके पिताजी एक बहुत डिवाउट मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ओपन माइंडेड या जिसको कहते हैं। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ये इंडिया में जो है, ये कि तुम गाय का मूत पीते हो, गोबर खाने वाले लोग हो, ये कहां से आ गया है कि अपना जो मुसलमान है वो क्यों ये कह रहा है, लेकिन सेंट्रल एशियन का मुसलमान ऐसा नहीं कह रहा। मैं एक यूनिवर्सिटी में इंडिया में गेस्ट फैकल्टी के रूप में एक महीने के लिए गया था, तो वहां की जो मैडम थी वो बताई कि उनके हस्बैंड जो थे उनको दुबई में स्पेशल एक पोजीशन के लिए बुलाया गया था, और वो जो उनका फेमस एमआर कंस्ट्रक्शन है जिसने बुर्ज खलीफा की वो निर्माण किया था, उसकी सुपरविजन के लिए और उसका चीफ बना करके इंडियंस को बुला के लाए, हिंदू को बुला के लाए। तो अरब भी नहीं हिंदुओं से नफरत कर रहा है, आज का प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, पुराने जमाने में क्या था क्या नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन और सेंट्रल एशियन भी हिंदुओं से नफरत नहीं कर रहा है, एक एक्सेप्टेंस है। आप बड़ी आसानी से जाएंगे सेंट्रल एशिया में, किसी भी लड़की से आप शादी कर सकते हैं, और बीइंग हिंदू आप शादी कर सकते हैं, कोई वहां पे हाय तौबा नहीं मचेगी, कोई वो जो है आपका गला नहीं काटने आ रहा है। और इंडिया का जो मुसलमान है वो हिंदुइज्म से नफरत कर रहा है, और इस हद तक नफरत कर रहा है कि उसका कोई मतलब एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था कि क्या वो रिलीजन की वजह से नफरत कर रहा है, और अगर रिलीजन की वजह से नफरत कर रहा है तो सारे जो मानते हैं वो नफरत करने चाहिए, पर वो चीज नहीं है। हो सकता है कि अरब में हो, मगर आपको सारी जगह तो नहीं मिलती है। आप जाएं यूएई में, बहुत सारे अरबी जो हैं वो, आप इंडियन अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा देख वो कर रहे हैं, और वो एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो ये मुझे परेशान किया। तो मैं पाकिस्तान के चैनल पे था, किसी ने मुझसे कहा कि भाई मैं उनको ये एक्सप्लेन करते करते, जैसे आपके साथ बातचीत हुई थी, तो मैंने कहा कि द ओनली आइडेंटिटी ऑफ अ पाकिस्तानी इज दैट दे आर नॉट इंडियन, और किसी भी तरीके से पाकिस्तानी को डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी डेफिनेशन है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई ये एक ब्लास्फेमी सेंटेंस है, ब्लास्फेमस सेंटेंस है, बिकॉज ये तो या तो जुडाइज्म की ओर ले जाएगा आपको, या तो इस्लाम की ओर ले जाएगा। हाउ कैन पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह? इट्स अटर नॉनसेंस। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो हो सकता है, बट पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नहीं हो सकता। दैट इज अटर इम्पॉसिबिलिटी। तो फिर मैंने ये जब सोचना शुरू किया, तो मैंने ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का अध्ययन करना शुरू किया। मैंने कहा लेट्स सी कि ये है क्या भाई इनके कॉन्स्टिट्यूशन में। और धीरे 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 जो मैं जिस निष्कर्ष में पढ़ा, 3-4 किताबों ने इसमें काफी हेल्प करी उस निष्कर्ष में पढ़ने पे। जैसे एक है टिंडर बॉक्स बाय एमजे अकबर, पाकिस्तान द टिंडर बॉक्स, एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है उन्होंने, और उन्होंने बताया कि ये टू नेशन थ्योरी कि हम अलग हैं, इसकी शुरुआती पॉइंट कहां पे है। जैसे आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर हमारे यहाँ जो डिवीजन ऑफ स्कॉलरशिप है, कुछ कहते हैं ये सावरकर की देन है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये तो सर सैयद अहमद खान की देन है, सावरकर उसका रिस्पॉन्स में थे, और कुछ कहते हैं कि नहीं ये और भी पीछे जाता है। तो मुझे इसमें सबसे कन्विंसिंग थ्योरी लगी एमजे अकबर साहब की। एमजे अकबर साहब ने अपनी किताब में लिखा कि जब यहाँ से जब मुसलमानों का शासन हुआ कुछ, तो ऑफ कोर्स वो इस्लाम के नाम पे ही शासन करते थे। इसको यदि कोई वो कहता है कि नहीं वो नहीं करते थे, वो झूठ बोल रहा है। इस्लाम के नाम पे शासन हुआ करता था, तो उसमें एक ये पंगा था, जो तुर्की मुसलमान थे या फारसी मुसलमान थे, वो ये कहते थे कि ये जो कन्वर्ट हो जाते हैं इनको अलग कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए मैं आज मुसलमान में कन्वर्ट हो जाऊं, लेकिन मेरे ऊपर जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है वो हिंदुओं का लग रहा है, मेरी जो खान पान रहन सहन है वो हिंदुओं का चल रहा है, तो मैं मुसलमान हो गया तो हुआ क्या इससे, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरे खानदान में आधा लोग मुसलमान है आधा हिंदू है, तो उसी खानदान में बुत परस्ती भी चल रही है, बड़े जोर जोर से चली, और मैं उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा हूं।
तो फिर वो ये समझते थे कि ये इस्लाम नहीं हो सकता, इसको इस्लाम नहीं कहा जा सकता, ये जो एक कल्चरल मेलू बन रहा है वो हम नहीं मान सकते, इनको अलग करो। तो जब आप मुसलमान बन गए तो आपको ये कहा जाने लगा अलग हो तुम, अपना अलग एरिया बनाओ। आज भी देखिए ये इंडिया के मुसलमानों में ये चीज है, या कई जगह पे ये फिनोमिना पाया जाएगा कि जब वो हैं तो वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के नाम पे एक जगह पे रहते, ठीक है ना। सो टू नेशन थ्योरी की शुरुआत, यानी कि मुसलमान भारत का, बाकी मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, भारत का मुसलमान भारत के हिंदुओं से एक अलग कौम है, ये शुरुआत करने का जो मुझे कन्विंसिंग थ्योरी लगी एमजे अकबर साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये उस समय ही इसका बीज बो दिया गया जब उन्होंने कहा कि अगर तुम मुसलमान हो गए हो तो अपने आप को अलग करो, अगर तुम हिंदुओं के साथ ही रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, तो तुम्हारे मुसलमान बनने का कोई फायदा नहीं। और इसका आप फिर अगर आप इस पर जंप करें 200-300 साल और आ जाए आप अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में, तो आप यदि आर्टिकल 44 के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़ें, जिसमें कि 1937 के शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पे डिबेट की गई, कि जिसमें कि मुसलमानों ने अंग्रेजों से कहा कि हमें शरीयत एप्लीकेशन एक्ट दीजिए, या हमारे पास ऐसा लॉ बनाइए कि जो मुसलमान है वो सिर्फ इस्लामी लॉ से गवर्न हो। तो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जिसको आप पढ़े हैं उसमें सिर्फ 2 या 3 सेक्शन है, ज्यादा नहीं है, 4 सेक्शन होंगे। और इसी के ऊपर ये जो अभी शाहबानो का या जो रिसेंट केस है जिसमें 3 तलाक को आउटलॉ किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, इसी के आधार पे, इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने ये कहा कि ये जो 3 तलाक है या ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस इन वन गो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज अगर वो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट नहीं होती तो पर्सनल लॉ से ये मामला गवर्न हो रहा होता, और पर्सनल लॉ जो है भारत में वो फंडामेंटल राइट्स के दायरे में नहीं आता, ठीक है ना। आपके जो लोग ये बात नहीं समझते, मैं उनको आसान की भाषा में सिखा दूं। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट मेरी भाषा में, फंडामेंटल राइट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, और इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। वो रिस्ट्रिक्शन आपके राइट के फॉर्म में परिलक्षित होता है, कहीं पे वो लाइफ के नाम पे परिलक्षित होता है, कहीं इक्वलिटी के नाम पे परिलक्षित होता है, बट एसेंस है रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसमें जो है आर्टिकल 13 जो है ये रिस्ट्रिक्शन देता है। आर्टिकल 13 ये कहता है, 13 क्लॉज 2 स्पेशली, 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करता है, वो ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे और एब्रिजेस फंडामेंटल राइट, यानी कि स्टेट ऐसा लॉ ना बनाए जो कि फंडामेंटल राइट को किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करता है। आप समझ रहे हैं। अब अगर आप ये बात कहें कि भाई अच्छा चलो स्टेट तो ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, लेकिन 1947 के पहले या 1950 के पहले, सॉरी, ऐसा तो कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि ये जिस स्टेट की बात कर रहे हैं आर्टिकल 13 में वो तो 12 में डिफाइंड है, वो स्टेट का मतलब है पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और ये सब। अब शरीयत एप्लीकेशन एक्ट तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बनाया था, शरीयत लॉ भी इंडिया ने नहीं बनाया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बनाया, तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए भी सेम चीज है, उसमें वो ये कहते हैं कि ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution in so far as it is inconsistent with this part shall be void। अब प्रश्न ये आता है कि आप जो फंडामेंटल राइट है वो आप प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसा लॉ बना हुआ है जो आज का फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, तो वो भी वैलिड नहीं रहेगा। अब इसमें ये क्वेश्चन आया कि व्हाट अबाउट पर्सनल लॉज, क्योंकि लॉज की डेफिनेशन 13 की जो है वो 13(3) में दी गई है। तो एक डिसीजन कोर्ट का आया नरासू अप्पामली में, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि पर्सनल लॉ जो है वो इस, जब आप कहते हो कि ऑल लॉज इन फोर्स, इस लॉज की डेफिनेशन में पर्सनल लॉ नहीं आता। तो ऑल लॉज इन फोर्स, इसको आप ऐसे पढ़े, ऑल लॉज इन फोर्स माइनस पर्सनल लॉ, यानी कि पर्सनल लॉ यदि फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है, वो वैलिड है। पर्सनल लॉ यानी रिलीजियस लॉज, आप समझ रहे हैं। तो आप जब कह रहे हो कि ऑल लॉज इन फोर्स, तो फिर ये कहा कि भाई पर्सनल लॉ भी तो जी, तो रिलीजन को तो कॉन्स्टिट्यूशन के सर पे बिठा दिया। बिल्कुल, रिलीजियस लॉज को, पर्सनल लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के सर पे बिठा दिया, बिल्कुल। और ये आया भी बड़े इंटरेस्टिंग केस में था, क्योंकि ये जिस
मुद्दे के लिए आया था, जिस पर्टिकुलर मैटर में आया था, उसमें बॉम्बे की गवर्नमेंट ने, बॉम्बे स्टेट उस समय हुआ करता था, उन्होंने एक हिंदू बाइगेमस एक्ट बनाया था। उसमें हिंदू बेगमी को उन्होंने पनिश कर दिया था। तो हिंदूज पहुंच गए कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट के। उन्होंने कहा भाई अगर हमें आप बाइगमी के लिए पनिश करो तो मुसलमानों को क्यों छोड़ रहे हो? ये तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में इसका वायलेशन है। तो उन्होंने ये कहा चूंकि आपके लिए तो एक्ट बना दिया गया है, तो अब एक्ट को तो हम ऑल लॉज इन फोर्स की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल लॉज है, कस्टमरी लॉज की श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने उसका एग्जांपल दिया कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो ऑल लॉज की डेफिनेशन थी उसमें पर्सनल लॉ नहीं था, या सॉरी पर्सनल लॉ था। अब चूंकि इसमें नहीं है तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि वो पर्सनल लॉज आए इसमें मैटर में। तो वो उन्होंने ये कह दिया पर्सनल लॉज का मतलब होता है जो आपके फैमिली मैटर्स में, सिविल मैटर्स में जो लगता है, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, शादी ब्याह, डिवोर्स, इसके मैटर में जो लॉज लगते हैं उसको नॉर्मली पर्सनल लॉज कहा जाता है। तो ये जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पे जब आर्टिकल 14 में बहस हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मुसलमानों ने ये बात अंग्रेजों से कही कि चूंकि हम मुसलमान हैं और अब भारत के मुसलमान को शरीयत लॉ के अंडर में आना चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। उसका एग्जाम्पल दिया गया, खोजा मुस्लिम्स हुआ करते थे गुजरात में, जो बेसिकली तो मुसलमान कन्वर्ट हो गए थे, मगर उनका सारा का सारा जो डिस्प्यूट होता था फैमिली मैटर का, डिवीजन का, सक्सेशन का, प्रॉपर्टी का, वो हिंदू लॉ से गवर्न होते थे। अब एक गांव कन्वर्ट हो गया, उसका लॉ तो उसको पता नहीं है कि भाई अगर मेरे कोई डिस्प्यूट हो रही है तो उसमें लॉ हम कौन सा लगाएं। तो पॉइंट यह हुआ कि कन्वर्जन के बाद लॉ लगाओ, मुसलमान इस्लामी लॉ, बेसिकली अरबिक लॉ, ठीक है ना, बिकॉज मैं नहीं मानता ये कोई यूनिवर्सल लॉ है दुनिया भर में लग जाएंगे। अरबिक लॉ लगाओ, अरबिक समझ से लगाओ, ठीक है। तो ये आर्टिकल 14 का वो बना कि भाई आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए और अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग लॉज नहीं दिए। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बताया ना, एक मेरा भी कंसेप्ट सा क्लियर हो गया अच्छे से, कि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कल्चर तो हमारा इंडियन, ट्रेडिशंस हमारे इंडियन, हर चीज इंडियन, उसमें लॉ आप अमेरिकन अरेबिक प्रिंसिपल्स के लगाओगे तो खुद ही वो कंफ्यूज होंगे या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। देखिए, रिलीजन और कल्चर में हरी भाई इसको ऐसे डिफरेंस कर ले। मैं मुसलमान बन जाता हूं, मान लीजिए कल को, ठीक, तो अब मैं मुसलमान बन गया तो मुझे सुअर नहीं खाना है, पिग नहीं खा सकता अब मैं। और मेरे कल्चर में और इस्लामिक लॉ में कहीं ये मैंडेट नहीं कि गाय खाना है, लॉ ये नहीं कहता कि गाय खाना है। तो मेरा रिलीजियस डाइटरी लॉ ये है कि मैं अब सुअर नहीं खा सकता क्योंकि मैं मुसलमान हूं। और मेरा कल्चरल लॉ ये हो गया कि मैं चूंकि इंडियन हूं तो गाय नहीं खा सकता क्योंकि यहां पे ये कल्चर का पार्ट है। चूंकि गाय तो जैन भी नहीं खाता, गाय तो बुद्ध भी नहीं खाता, ये दोनों ही जो है ये आपके हिंदुस्त तो है नहीं, सिख भी नहीं खाता, ठीक है ना। गाय खाने की डिमांड तो कोई नहीं करता, ये सारे अलग रिलीजन है। आप किसी सिख से पूछे बीफ खाओगे, वो बोलेगा हम नहीं खाते, बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है। वरना पूरे सिखिज्म में, पूरे पंजाब में बीफ बड़े आराम से बिक रहा होता, ठीक है ना। जो इंडिया में रहने वाले जूस हैं वो भी गाय नहीं खाते, इंडिया वाले जो जूस हैं। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा इसीलिए मुझे किसी ने बताया कि इजराइल में आपसे पूछेंगे एक पर्टिकुलर वर्ड कि आपको गाय वाला चाहिए बिना गाय वाला चाहिए। करेक्ट। तो वो आप पारसी को देख लें, पारसी, क्योंकि वो जब आए इस कल्चर का रिस्पेक्ट किया उन्होंने। तो मैं यदि मुसलमान बन जाता हूं तो रिलीजन और कल्चर को जो लोग समझना चाहते हैं, मैं सुअर इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि रिलीजन प्रोहिबिट करता है, क्योंकि लॉज ऑफ डाइट जो है वो जुडाइज्म में और इस्लाम में बहुत क्लियर है। जुडाइज्म में ये साफ साफ बताया गया कि आप किसको नहीं खा सकते, वो बेसिकली जो हूफ खुर कहते हैं जिसको हम, जिनका डिवीजन हो, खुर के बीच में डिवीजन हो, ऐसे एनिमल्स को आप खा सकते हैं। सुअर को एक्सेप्शन दिया गया था जुडाइज्म में कि सुअर आप नहीं खा सकते, और यही मोर और लेस आगे बढ़ गया, इस्लाम में भी आया। जुडाइज्म में भी ये बात है कि आप सुअर नहीं खाएंगे, और इस्लाम में भी है कि आप सुअर नहीं खा सकते, वो गंदा जानवर माना गया दोनों रिलीजन में, ठीक है ना। और आपको पता है कि इस्लाम जो है वो जुडाइज्म 3.0 है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम जो लोग कल्चर और रिलीजन का तफरीक नहीं समझते, उनको ये समझना पड़ेगा कि आप जब बाहर के लोग आए तो उन्होंने इंडियंस को चेंज करवाने की, तुम रिलीजन चेंज करो इससे मतलब नहीं है, पहले तुम गाय खाओ, इस पे फोर्स किया, कल्चर चेंज करने की कोशिश की। आप समझ रहे हैं
कि तुम रिलीजन चेंज कर लो, इससे कोई इंडियंस को रिलीजन से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि पहला जो सीरियन क्रिश्चियंस आए थे केरल में, उनको कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी पड़ी लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए। जो चेरामल का मॉस्क बना केरल में, उसके लिए कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी पड़ी, राजा ने स्वेच्छा से बना दिया था, ये लो मॉस्क यार बना लो अपना, तुम आए हो पूजा करने। तो पॉइंट ये है कि रिलीजन आपको, चूंकि ये जो अब्राहमिक फेथ का रिलीजन है, ये सेट ऑफ लॉज देता है, और उन लॉज के हिसाब से, जिसको कहते हैं अमल करना जिंदगी, जब आप कहते हैं कि आपके अमल के आधार पे आपको स्वर्ग या नर्क मिलेगा, तो अमल मतलब क्या? अमल मतलब उन्हीं लॉज को फॉलो करना। यदि आप उन्हीं लॉज को फॉलो करेंगे तो आपको वो मिलेगा, जन्नत नहीं करेंगे तो आपको फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अमल नहीं किए, अमलो अमाल आपका ठीक नहीं था, तो आप जन्नती नहीं होंगे। हालांकि फिर अलग अलग थ्योरी है कि माफी मांग ली, खैर उसमें हम नहीं जाते, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आप कल्चर को जब रिलीजन से कंफ्यूज करते हो तो कई तरीके की गफलत का शिकार आप हो जाते हैं। और एब्राहमिक फेथ जो है, चूंकि वो पूरा इनकम्पासिंग लॉ दे देता है कि आपके जीवन का कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है जिससे रिलेटेड लॉ नहीं हो उनके पास, ठीक है ना। साधारण लॉ, ट्रैफिक लॉ नहीं है उनके पास, लेकिन साधारण आपके जीवन से जीने का सारा लॉ है। यानी कि ये भी कि आपको खाना कैसे खाना है, हाथ कैसे धोना है, नहाना कैसे, ये सबका कल्चर है, सबका लॉ दिया हुआ है। तो लोग इसी को कल्चर समझ लेते हैं, ठीक है। अब गंगा में कोई यदि डिप लगा रहा है और वो हर हर गंगे कह रहे हैं, तो कह रहे कि नहीं, चूंकि हमारे लॉ में हर हर गंगे नहीं दिया, और अगर हम हर हर गंगे करके डिप लगा रहे हैं तो हम हिंदू हो जाएंगे। कल्चर और रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि नहाने का बस यही तरीका हो सकता है, और ये तरीका नहाने का है, तो ये मेरा पार्ट नहीं है। वो रिलीजन की एग्जॉस्टिवनेस को कल्चरल एग्जॉस्टिवनेस समझ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कल्चर के 3 मुख्य अंग होते हैं, भाषा, खान पान और कपड़ा। तो यदि आप देखें, भारत के किसी भी लोगों का कपड़ा जो है वो अरबी तो नहीं है, ना ही तुर्की है, ठीक है ना। और भारत का मुसलमान इसको भी लेके कंफ्यूज है कि उसका इस्लाम तुर्की इस्लाम है या उसका इस्लाम अरबिक इस्लाम, ठीक है ना। वो इसको लेके बड़ा कंफ्यूज है। जैसे आपको जो मस्जिदें बनेंगी तो तुर्की स्टाइल में बननी है या वो अरबी स्टाइल में बननी है। अरबियों में मिनेरेट होती है, तुर्कियों में गुंबद होता है, आप समझ रहे हैं। तो ये जो कल्चर का कंफ्यूजन है, जैसे कहते हैं कि भाई मुगलों ने आके हमें आर्ट दिया, तो वो मुगलों का आर्ट था, तुर्कियों का आर्ट था, या इस्लामिक आर्ट है, वो उसको इस्लामिक से कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सो अब जैसे घोड़ा खाना, घोड़ा हर तुर्क खाता है क्योंकि वो उसकी कल्चर का पार्ट है, लेकिन घोड़े के कोई आपको वर्णन बाकी इस्लाम के शरिया लॉ में नहीं मिलेगा, क्योंकि घोड़ा उस अरबिक रीजन का कोई खाने का कोई पार्ट ही नहीं है, ठीक है ना। तो पॉइंट है कि जब कल्चर और रिलीजन की इतनी गफलत, क्योंकि रिलीजन में यह कहा गया कि तुमको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करनी है, जैसे तुमको इसमें लिखा गया है, इसको कहते हैं स्टैच्यूट पॉजिटिव अप्रोच, या बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जो लिखा है वैसे ही करो। और जीसस क्राइस्ट जुडाइज्म के इसी बात से नाराज होकर के आए थे कि भाई तुमने लॉज को इतने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, या हमारे मेरे पापा या पिताजी के द्वारा दिए गए लॉज को तुम दुरुपयोग कर रहे हो, इसीलिए हम यहाँ पे नया लॉ लेके या नया कवेनेंट या नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर के हम आएंगे। तो पॉइंट ये है कि जो वापस मैं आता हूं कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी जो है, बेसिकली पाकिस्तान की जड़ें वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान एक टहनी का नाम है जिसकी जड़ें हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान में आज भी जो स्कूल ऑफ थॉट इस्लाम का चलता है, वो या तो देवबंदी चलता है या तो बरेलवी चलता है, बाकी कोई स्कूल ऑफ थॉट है ही नहीं उनके। बाकी ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशन चलती है, इनका कोई लिखित नहीं है। लेकिन आपको यदि किसी मसले का सोल्यूशन चाहिए तो या तो आप देवबंदी स्कूल में देखोगे, या तो आप उसमें देखोगे, बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट की किताबों में देखोगे, ठीक है ना। जो फिका है उनका, जो फिका वाला, जैसे कुरान, और चूंकि जो 4 सोर्स ऑफ लॉज हैं उसमें कुरान और यदि हदीस से मामला सॉल्व हो जाता है तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है अपना दिमाग लगाने की। लेकिन यदि कुरान और हदीस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको फिर फिका में जाना पड़ता है। तो भारत के लोगों का फिका भारतीय, जैसे अब आप देखे हैं पाकिस्तान के लोगों में वो है कि कुरान की तिलावत इतने से इतने बजे में करनी है, विच इज नॉट एट ऑल अ प्रैक्टिस इन इधर तुर्की, मतलब इधर सेंट्रल एशिया और इन अरब। उनको पता ही नहीं कि टाइम के हिसाब से क्या करना है। हमारे वो है कि वो दिया जला दो 6 बजे 7 बजे कर दो, ऐसे कर दो। तो वो इंडियन प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम करते हैं,
और वो विली निली करते, जैसे शादियों में हल्दियां हो रही हैं, वो 4-4 दिन का हल्दी लग रहा है, मेहंदी हो रही है, ये विली निली चल रहा है। आप समझ रहे हैं? तो पॉइंट ये है कि अब उसको, जो हमारे भाई बहन है, मुस्लिम भाई बहन है, उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सिखाया गया कि तुम मुसलमान हो तो इसका मतलब तुम हिंदू नहीं हो। जो जिन्ना कह रहा था कि टू नेशन थ्योरी में यू आर मुस्लिम फर्स्ट, तो वो कह रहा मुस्लिम फर्स्ट का मतलब बताओ मुझे। जैसे अरबी फर्स्ट और मुस्लिम फर्स्ट में क्या अंतर है? मैं अरबिक हूं पहले या मैं पहले मुस्लिम हूं? तो इसका अंतर है कि दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि अरबी ही मुसलमान है और मुसलमान ही अरबी है। क्योंकि एक अरबी जो इस्लाम रिलीजन को न भी फॉलो करे, लेकिन वो इस्लामिक कल्चर को तो फॉलो ही कर रहा है, क्योंकि वो वही रहता है। भाई अगर कोई अरबी क्रिश्चियन है मगर वो अरबी बोल रहा है जी, ज्यूज भी तो अरबी होते हैं और बिल्कुल क्रिश्चियंस भी अरबी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो देखिए, ये अब्राहम पे जाना पड़ेगा ना। अब्राहम को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे प्रॉमिस लैंड, इस पे फिर कभी जाएंगे, वो कि ट्राइब क्या होता है और इस सब पे हम नहीं जाना चाहते। पर पॉइंट ये है कि आपको इस्लाम पसंद है, आप प्रैक्टिस करो, कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी चीज है, मगर कल्चरल डिफरेंस तो समझो ना। आप कल्चर को प्रैक्टिस करते हो न चाहते हुए भी। जो आप खाना खा रहे हो, जो आपकी जबान का टेस्ट है, वो तुर्की खाना नहीं है। कितना भी वो बना लो कि बिरयानी तुर्की बना के, मैंने गया हूं भाई। अगर आप जैसे सल्ली बोटी है, सल्ली बोटी अगर पारसी लेके आए तो वो भैया वहां भी मिलता है सल्ली बोटी, वो अपना खाना बना के लेके आए। बिरयानी तो मुझे कहीं सेंट्रल एशिया में नहीं मिली जो लोकल बनाते हो। पिलाफ बनाते हो, पिलाफ भी उनका दूसरा कंस्ट्रक्शन है। मसाले वो खा ही नहीं सकते, उनको मसालों से उतना हीटेड मसाला उनके बस की बात है। तो चीज तो एग्जिस्ट हो, जो जैसे इंडियन जहां जाता है वो खाना लेके जाता है। तो पॉइंट ये है कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनको भारतीय कल्चर को स्वीकार करना पड़ेगा, और इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं कि आप वैदिक मुसलमान हो, सनातनी मुसलमान हो, भारतीय मुसलमान हो, सब एक चीज है। जैसे आर्य समाज के लोग बुत परस्ती तो नहीं करते, उनको भी यही है कि हम बुत परस्ती नहीं करेंगे, बैक टू वेदास, वेद में जाएंगे। तो आप भी बुत परस्ती नहीं कर रहे हो, लेकिन आर्य समाज अपने आप को वेद से जोड़ रहा है। आप ये कह सकते हो कि हम वेद से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि हम वैदिक लोग हैं मगर वेद को नहीं मानते। जैसे चरवाक थे, उन्होंने, वो वैदिक थे, उन्होंने कहा यार ये थ्योरी दियो, हम नहीं मानते, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि ये जो टू नेशन थ्योरी बनाई गई कि तुम अलग हो, पर यह बताया नहीं गया कि कैसे अलग हो। 1940 के लाहौर अधिवेशन में इनका भाषण पढ़े, क्या नाम है जिन्ना का, तो वो कह रहे हैं भारत में नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, बिकॉज कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, सो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। तो जिन्ना के हिसाब से, जिन्ना के पिताजी जो थे या दादाजी ठक्कर साहब, वो तो हिंदू थे, पूरा परिवार कन्वर्ट नहीं हुआ था, तो उनके देश में इंटरनेशनल लोग रह रहे थे। एक दूसरे से वीजा चाहिए था मिलने के लिए कि हाँ बुआ कह ले वीजा दे दो हमें। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये जो मूर्खतापूर्ण, किसी ने नहीं लिखा टू नेशन थ्योरी क्या है, बस ये बता दिया टू नेशन थ्योरी मतलब भारत का हिंदू और भारत का मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसको टू नेशन थ्योरी कहा। तो टू नेशन थ्योरी की एप्लीकेशन सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे होगी, और भारत का मुसलमान भारत के हिंदुओं से अलग है इसलिए नहीं रह सकता, तो क्या ये भी होगा कि भारत का हिंदू भी मुसलमान के साथ नहीं रह सकता? तो फिर ये तो पंजाब, जब जो पाकिस्तान बना वहां पे जहां जहां हिंदू मेजोरिटी में है वो जगह आप भारत बनाइए फिर। तो फिर क्या ये क्रिश्चियनों पे भी लगेगा कि क्या जो मुसलमान है वो क्रिश्चियंस के साथ रह सकता है कि नहीं रह सकता है? तो बहुत इन्होंने गफलत करी। और इसका जो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो 1954 में इन्होंने कहा सारे सूबे तोड़ दो, एक पाकिस्तान बनाओ। क्यों? क्योंकि भाई इस्लाम में नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सूबा कैसा हो जाएगा? फेडरलिज्म हो ही नहीं सकता इस्लाम में, बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। इस्लाम एक ब्रदरहुड बनाता है, वही बहुत है। और दिक्कत ये कि जब आप कन्वर्ट कर दोगे तो कहेंगे अपने वाले को तो तुम छोड़ दो। अच्छा आप ये बताइए कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जब उम्मा बनाया, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने अगर कोई नेशनहुड की शुरुआत की तो एक नेशनहुड उस दिन से मर जाना चाहिए था, उसका नाम था अरबिक नेशनहुड। जो जो मुसलमान अरब का, जो जो जूस क्रिश्चियन या जो अथीस्ट था, मुशरिक था, वो मुसलमान बन गया, वो उस दिन से अरबी नहीं रहा। लेकिन आज भी ये कह रहा है मैं अरबिक मुस्लिम है, अरबिक मुस्लिम है। दोनों कैसे चल सकता है?
अगर दोनों नेशन एक साथ चल रही हैं कि इस्लामिक उम्मा भी चल रहा है और अरबिक उम्मा भी चल रहा है, तो तुम फ्रॉड कर रहे हो। जी मैं जनाब यही क्वेश्चन पूछता हूं कि अरब्स एंड मुस्लिम कंट्रीज, मैं इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स न्यूज पढ़ता हूं, जैसे अभी चाइना से मिलने गए तो अरब्स एंड मुस्लिम कंट्रीज, अरब्स एंड मुस्लिम कंट्री, वो ये यही है। मैं हर बार सवाल उठाता हूं, हर मुसलमान आके कहता है नहीं 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 नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। भैया तो सही तुम बताओ, उसका कभी जवाब नहीं आया। अरब्स एंड मुस्लिम कंट्रीज क्या कि दो आइडेंटिटी है, अरब और मुस्लिम, और अरब बाकी मुस्लिम्स को अपने बराबर नहीं मानते, तभी तो वो अरब अलग लिखवाते हैं सर। एग्जैक्टली जी, देखिए वही मैं कह रहा हूं कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद के आने से एक नई उम्मा की शुरुआत होती है तो अरबिक उम्मा को खत्म हो जाना चाहिए था। पर दिक्कत यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद की कंपैरिजन अगर आप करें आर्य समाजियों से की जा सकती है एक तरीके से। वो ये है कि आर्य समाजियों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया कि ये भारत के जो लोग हैं मूर्ति पूजा पे करते हो, मूर्ति पूजा प्रॉब्लम है, वेद में मूर्ति पूजा का कोई वर्णन नहीं है, बैक टू वेद जो कहा स्वामी दयानंद जी ने, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद भी यही कह रहे थे कि भाई ये मूर्ति पूजा मत करो मुशरिकीन को, अरब के मुशरिकीन जो थे जो मूर्ति पूजा करते थे, क्योंकि सारे तो क्रिश्चियन और जूस तो थे नहीं, तो अरब जो थे वो बेसिकली हमारी आपकी तरफ पेगन थे। जब मतलब हमको पेगन तो नहीं कहा जा सकता बिकॉज हमारी तो किताब है, लेकिन वो मूर्ति पूजा करते थे तो उनको कहते थे कि तुम पेगन हो, तो थे अरबी। तो जो मुसलमान बने वो यही पेगन बने जो मूर्ति पूजा करते थे, या तो यहूदी बने और या तो क्रिश्चियन बने। ये तीन लोग मुसलमान बने प्रॉफिट मोहम्मद के आने के बाद, मगर वो सारे अरबी थे, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ जूस अपने आप को अरबी ना कहें क्योंकि वो बाहर से आके वहां रह रहे थे और वो अपने आप को अब्राहम का वो मानते हैं, तो जूस अपने आप को अरबी नहीं कहता। वो अरबी जूस जब कहता है तो उसका मतलब होता है कि मैं अरब के लैंड पे रहता हूं, इतना ही अरबी हूं, बाकी मेरी नेशनैलिटी अरबी नहीं है, क्योंकि अरब्स और जूस एक अलग अलग कौमें हैं, ये समझना पड़ेगा। यही आइडियोलॉजी यहां छुप जाते हैं। जब आप कहते हैं अरबी ज्यू, तो उसका ये मतलब होता है कि आई एम अरबी ज्यू टू द एक्सटेंट दैट आई स्टे इन द लैंड ऑफ अरब, दैट्स इट। बट हमारी रूट्स अलग हैं क्योंकि हम अब्राहम से आते हैं, तुम्हारी रूट्स अलग है, तुम किसी और से आते हो। पॉइंट समझ रहे हैं? इस्माइल से आते हो या आइजक से आते हो, ऐसे करके दो झूठ हो है। तो भारत के मुसलमानों ने जब देश बनाया अपना कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की, तो वो कई सारी थ्योरियों से गफलत में आ गए कि हम कौन है। अगर तो तुम मुसलमान हो तो फिर तुम सिर्फ मुसलमान, क्या पॉसिबल है होना कि हम सिर्फ मुसलमान हैं? ये पॉसिबल है तो फिर कहीं दिखा दो एक सोसाइटी जो कहे हम सिर्फ मुसलमान हैं। ऐसा नहीं हो रहा है। और इतने एग्जाम्पल भरे पड़े थे कि सीरिया और इजिप्ट ने कहा कि हम दोनों अरबी कंट्री हैं, मुसलमान हैं, हम दोनों एक साथ रहेंगे। वो उन्होंने यूएआर बनाया, टूट गया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। 6-7 महीने भी नहीं चला। तो सिर्फ मुसलमान बनने की कवायद की, बाकी जो हमारा कल्चर है, हिस्ट्री है, हम उसको डिलीट कर देंगे, उसको मानेंगे नहीं, ये यहां पे शुरू की गई। क्योंकि यहां के लोगों को बताया गया कि मुसलमान होने का मतलब है कि तुम हिंदू नहीं हो, दैट्स इट। बाकी उसको कुछ नहीं बताया। उसको ये नहीं बताया कि तुम आज अगर कन्वर्ट हो गए तो तुम्हारे पुरखों के साथ क्या रिश्ता होगा। अरबों के साथ ये समस्या नहीं आई क्योंकि अरबों ने बहुत सी प्री इस्लामिक एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखा। भाषा, अरबी भाषा तो प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले थे। नाम, प्रॉफिट मोहम्मद के आने से, भाई उनका नाम तो मोहम्मद उनके क्या नाम है, प्रॉफिट बनने से पहले का था ना। तो उनको उन्होंने, अब जैसे वो काबा के जो ये चक्कर लगाते हैं जिसको हज कहते हैं, वो भी पहले की प्रैक्टिस थी। तो बहुत सारी प्री इस्लामिक प्रैक्टिसेस को रेटिफाई कर दिया गया गॉड के द्वारा, सैंक्शन मिल गया कि हाँ ठीक है करो। स्लेवरी की प्रैक्टिस है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस को गॉड ने रेटिफाई कर दिया, उसमें कुछ ट्वीक करके कि ठीक है भाई अगर स्लेव बना रहे हो तो बना लो, लेकिन अच्छा है कि उसको तुम अगर रिलीज कर दो, नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कर दोगे तो अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी है। सो ये जो अरेबिक ट्रेडिशन को गॉड ने कुछ नए लॉज दे करके और वैसे का वैसा रखा, तो लोग कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते ट्रेडिशन के। जिनको जैसे भारत का मुसलमान है वो कहेगा हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, उर्दू है। अब अगर हिंदी तुम्हारी मातृभाषा हो गई तो कल मैं कन्वर्ट हो जाता हूं, मुसलमान बन जाऊं, तो हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं रहेगी, एक कंडीशन है कि मैं हिंदी छोड़ू। आप समझ रहे हो? उसी तरीके से फिर वो कहेगा मेरा कपड़ा ये, अब मैं धोती कुर्ता पहनने वाला मुसलमान हूं, मैं तो कन्वर्ट हो गया, मैं धोती कुर्ता पहनता रहा सारा जिंदगी, कह रहा नहीं अब धोती कुर्ता छोड़ो तुम। अरबों को ये सब नहीं करना पड़ा क्योंकि जो अरबी लिबास था वो कंटिन्यू कर दिया गॉड ने। जो उनका वो व्हाइट क्लोक पहनते, चोगा पहनते, वो कंटिन्यू कर दिया गॉड ने। पॉइंट ये है कि जब आप कन्वर्टेड, अब जैसे भारत का मुसलमान है उसको पता ही नहीं यहूदी क्या होते हैं,
लेकिन अब आप भारत के मुसलमान हो, आपको जबरदस्ती यहूदियों से दुश्मनी है। आप भारत के मुसलमान बन जाओ तो अब जैसे कल्चर और रिलीजन में यही अंतर, आप यदि भारतीय मुसलमान हो तो यहूदी आपका बाय डिफॉल्ट दोस्त होगा, क्योंकि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप तो जानते भी नहीं हो कौन है यहूदी। यहूदियों का ट्रांजैक्शन प्रॉफेट मोहम्मद के साथ क्या रहा तो प्रॉफेट मोहम्मद जानते हैं, लेकिन भारत के उसमें तो यहूदियों का कोई ट्रांजैक्शन था ही नहीं ना, यहां तो यहूदी मिलते ही नहीं थे। आप अगर बुक ऑफ इस्तर पढ़ेंगे तो उसमें हौदा का वर्णन है कि इंडिया वहां तक फैला हुआ था। जो हौदा कंट्री, हौदा आप अगर किसी यहूदी से पूछेंगे तो वो इंडिया को हौदा कहता है, हौदा, उसी का अरबिक वर्ड हिंद हो जाता है। दोस्तों, ये हमारे वीडियो का पहला पार्ट है जिसके अंदर हमारा डिस्कशन हुआ। इसका सेकंड पार्ट जो है कल डलेगा, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ओनली आइडेंटिटी इज नॉट बीइंग अ हिंदू, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा और उम्मीद करता हूं कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि साउथ एशिया के अंदर असलियत में प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से यहां पर क्राइसिस एक रिलीजन्स का टकराव बना हुआ। धन्यवाद।